हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास एजुकेशन वर्ल्ड। आज से हम आपका मैथ्स का एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपके इस बैच में बेसिक से हाई लेवल तक के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ये बैच स्पेशल है एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीईटी के लिए और लेखपाल के लिए। ये जो एग्ज़ाम्स हैं इन सब के लिए ये बैच स्पेशल है। इन सब को देखते हुए इस बैच में क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। आपके यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से बैच स्टार्ट होगा आपका। तो आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से हम शुरुआत करेंगे और बिल्कुल जीरो से करेंगे। देखें, सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर। हिंदी में कहें तो ये संख्याएं। देखें, संख्याएं जो हैं अंकों का एक समूह होती हैं। संख्याएं क्या होती हैं? अंकों का समूह होती हैं। संख्याएं हमारी क्या होती हैं? अंकों का एक समूह होती हैं। अब हम देखें, जैसे कोई संख्या लिखी है आपकी 496। ये क्या है? आपकी एक संख्या है। लेकिन अगर इसमें कहे जाए अंक कितने हैं तो इसमें अंक हैं 3, 4, 9, 6। आप लोग अंक और संख्या में अंतर जान गए होंगे। अंक और संख्या में अंतर ये होता है कि जो अंकों का समूह होता है उसी को हम संख्या कहते हैं। उसी को हम संख्या कह सकते हैं। संख्या एक अंक की कम से कम एक अंक की हो सकती है। संख्या कम से कम एक अंक की हो सकती है। अब हम लोग देखेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। तो देखिए, अगर हम संख्या को डिवाइड करें तो इसके मेनली दो पार्ट हैं। एक तो है आपकी वास्तविक संख्याएं, और दूसरी हैं आपकी काल्पनिक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो संख्या रेखा पर प्रदर्शित हर एक संख्या आपकी क्या होती है? वास्तविक होती है। या अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन कहें तो ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होती है उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है उन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। आज एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वास्तविक संख्याएं जैसे 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, ये सभी क्या है आपकी? ये सभी आपकी वास्तविक संख्याएं होंगी। क्योंकि अगर हम इनका स्क्वायर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर होगा, एक धनात्मक संख्या होगी। लेकिन अगर हम देखें वास्तविक संख्याएं, जैसे -2 लिखा है, रूट के अंदर -5 लिखा है, अगर हम इनका वर्ग करेंगे तो ये रूट स्क्वायर से हट जाएगा और आएगी संख्या -2। तो यहाँ देखिए -2 जो है वो आपकी ऋणात्मक संख्या हमें मिली है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर हमें पॉजिटिव संख्या प्राप्त होती है उन्हें हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। अगर हम वास्तविक संख्याओं को और डिवाइड करें, और एक है काल्पनिक संख्याओं के साथ में आयोटा लगा होता है, जिसे हम आई कहते हैं। आई की वैल्यू होती है √-1। जैसे अगर हम कहें कि ये एक नंबर लिखा है तो इसे हम पढ़ेंगे 2i। ये जो आई है ये प्रदर्शित करता है कि ये नंबर इमेजिनरी है, या काल्पनिक नंबर है। तो अब अगर हम वास्तविक संख्याओं का और वर्गीकरण करें तो देखिए, वास्तविक संख्याएं आपकी जो होती हैं इन्हें हम परिमेय
परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं में डिवाइड कर सकते हैं। अपरिमेय संख्याओं में हम डिवाइड कर सकते हैं। अब आपकी परिमेय संख्या कौन सी होती हैं? तो परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, कामा P और Q क्या होते हैं? आपके पूर्णांक होते हैं। P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होता है। अगर Q, कहने का अर्थ अगर 0 हर जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा तो ये जो पूरा नंबर है वो इनफाइनाइट या अपरिभाषित हो जाएगा, उसका कोई अस्तित्व तो नहीं रहेगा। इसलिए Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा और P और Q क्या होंगे? दोनों पूर्णांक होंगे। P और Q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। इधर अगर हम अपरिमेय संख्याओं को देखें तो अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो परिमेय नहीं होती हैं, उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। कहने का अर्थ है जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में, Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, तो उन्हें हम कहेंगे अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याओं की एक और पहचान होती है। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं अगर हम उनको डिवाइड करेंगे या उनका फ्रैक्शन निकालेंगे डेसिमल के फॉर्म में, तो देखिए उनका क्या होता है? ये अशांत दशमलव होती हैं। ये संख्याएं अशांत दशमलव होती हैं और नॉन रिपीटिंग होती हैं। नॉन रिपीटिंग। और जो परिमेय संख्याएं होती हैं ये आपकी शांत दशमलव की होती हैं और अशांत दशमलव दोनों की होती हैं। ये शांत दशमलव और अशांत दशमलव दोनों में होती हैं, लेकिन अशांत दशमलव के साथ में ये रिपीटिंग होती हैं। रिपीटिंग कहें या रिकरिंग कहें, रिपीटिंग कहें या रिकरिंग कहें, इसमें जो नंबर आएंगे वो अगर शांत नहीं होंगे, एक लिमिट नहीं होगी उसकी कटने की, बार बार वही नंबर आएंगे। देखिए इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो अगर हम शांत दशमलव में देखें, शांत दशमलव में अगर हम देखेंगे तो अगर हम लिख लें कोई नंबर है, अगर उसके बाद में दशमलव के बाद में कोई नंबर इतने पर आके पूरा वो कैंसिल हो जाता है, तो इसे हम कहेंगे कि ये शांत दशमलव है। और ये संख्या जो है ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। एक निश्चित लिमिट के बाद उसका पूरा पूर्णतया वो डिविजिबल हो जाए और हमें एग्जैक्ट वैल्यू दे तो हम उसे कहेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। अगर हम अशांत दशमलव की बात करें तो यहाँ पे ऐसे नंबर होते हैं जिनको अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से बढ़ते चले जाएंगे, 5 5 5 5 5 करके चलते चले जाएंगे, वो कभी फाइनली एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए इन्हें हम कहते हैं अशांत दशमलव। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 5 5 5 5 5 5 5 5 लगातार आता चला जा रहा है, तो ये क्या है? रिपीट कर रहा है हर बार में 5, तो इसलिए हम इसे अशांत दशमलव तथा रिपीटिंग नंबर कहेंगे। और ऐसे नंबर जो होते हैं वो आपके परिमेय संख्या होती हैं। इन्हें हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 5 के ऊपर बार लगा देंगे, 5 के ऊपर बार लगा देंगे, जितने संख्या के ऊपर बार लगा होता है उतनी संख्या रिपीट होती है, तो इस प्रकार की संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहेंगे। और बाकी जितनी भी परिमेय संख्या है जैसे 3/7 है, 5/9 है, ये सभी आपकी परिमेय संख्याएं होंगी, क्योंकि ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों क्या हैं? इंटीजर है, पूर्णांक है, और नीचे q बराबर 0 नहीं है। तो इस प्रकार से परिमेय संख्याओं का ये ग्रुप तैयार होता है। अपरिमेय संख्याओं में यहाँ पे लिखा अशांत दशमलव और नॉन रिपीटिंग। अशांत दशमलव के साथ में
ये इसका जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये नॉन रिपीटिंग नंबर आएंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल लेके देखें तो यहाँ पे जैसे आ रहा है 1 4 5 5 6 9 2 8 7 6 डॉट डॉट डॉट, कुछ इस प्रकार से नंबर आए कि वो ना तो रिपीट कर रहा है और ना ही शांत हो रहा है, कहीं ना कहीं उसकी लिमिट हमें नहीं मिल रही है। अगर हम उसको लाख बार भी डिवाइड करेंगे तब भी हमें वो फाइनली हमारा डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे नंबर जो कभी भी डिवाइड एग्जैक्टली हो ही ना और उसमें नंबर रिपीट भी ना करें तो हम उसे कहेंगे ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याओं का अगर हम एग्जांपल लें तो एक नंबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई जो है वो आपका अपरिमेय संख्या होती है। अगर हम इसका मान देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आता है डॉट 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 3.1416 डॉट डॉट डॉट, बहुत अनंत तक चला जाएगा लेकिन ये कभी पूरा डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं तो अगर हम इसका मान हम मान लेते हैं, एज्यूम लगभग अप्रॉक्स मान लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं पाई की वैल्यू 22/7 होती है और उसको हम वहाँ क्वेश्चन में पुट करके हम उसका सलूशन निकाल लेते हैं। लेकिन ये इसकी एग्जैक्टली वैल्यू नहीं होती है, ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है। इसी प्रकार से और नंबर है जैसे √2 है, √5 है, √7 है। कहने का अर्थ है ऐसे अभाज्य नंबर, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके ऊपर रूट चढ़ा होता है, जिनका स्क्वायर रूट हम लोग निकालते हैं, तो वो संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वो संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आई होप कि ये इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग देखेंगे परिमेय संख्याओं का डिवाइड करेंगे, परिमेय संख्याओं को डिवाइड करेंगे, देखेंगे इनके कितने प्रकार होते हैं, परिमेय संख्याओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो देखिए परिमेय संख्याओं को जब हम बांटेंगे तो इन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। परिमेय संख्याओं को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 कहेंगे इन्हें पूर्णांक, नंबर 1 कहेंगे पूर्णांक और दूसरा होता है अपूर्णांक। या तो हम इन्हें पूर्णांक कहेंगे या कहेंगे अपूर्णांक। अब देखिए पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक ऐसे नंबर होते हैं जो पूर्ण होते हैं, डेसिमल वाले नंबर पूर्णांक नहीं कहे जाते हैं। जैसे अगर हम पूर्णांक के एग्जाम्पल लें, पूर्णांक को अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो पूर्णांक में एक जो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन पे 0, इधर होता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इधर भी -1 -2 -3 -4। इस प्रकार से नंबर लाइन पर जितने भी नंबर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक भी होंगे, धनात्मक पूर्णांक भी होंगे और बीच वाला 0 भी आपका पूर्णांक कहा जाता है। तो अगर हम यहाँ से पूर्णांक के एग्जाम्पल देखें तो पूर्णांक वे सभी संख्याएं होती हैं -इन्फिनिटी से लेकर 0, +∞ तक। ये सभी आपके क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और अपूर्णांक कौन से नंबर होते हैं, जो जिसे 2.3 लिखा है, 5.2 लिखा है, ये आपके अपूर्णांक नंबर हो जाएंगे। ये आपके पूर्ण अंक नहीं होंगे क्योंकि 2 तो पूर्ण अंक है लेकिन उसके आगे 0.3 लगा है, तो ये आपके अपूर्णांक हो जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे पूर्णांक अंक कितने प्रकार के होते हैं या पूर्णांक को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो पूर्णांक में आपका सबसे नंबर 1 पर होता है धनात्मक पूर्णांक। दूसरे नंबर पर होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तीसरे नंबर पर आपका होता है पूर्ण संख्याएं। और चौथे नंबर पर आपका होता है वास्तविक संख्याएं।
वास्तविक संख्याएं। तो देखिए यहाँ पे जो धनात्मक पूर्णांक हैं तो जीरो के दाईं ओर, जीरो के दाईं ओर के जितने भी पूर्णांक होंगे वो आपके पॉजिटिव होंगे, यहाँ से लगाकर प्लस इन्फिनिटी तक। ऋणात्मक पूर्णांक यहाँ से अगर हम देखें तो +1, +2 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक के पूर्णांक आपके धनात्मक पूर्णांक कहे जाएंगे। ऋणात्मक अगर हम देखें तो -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक के पूर्णांक आपके ऋणात्मक पूर्णांक कहे जाएंगे। अगर हम यहाँ बात करें पूर्ण संख्याओं की, अगर हम यहाँ बात करें पूर्ण संख्याओं की, तो पूर्ण संख्याओं को 0 से लगाकर जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो सभी आपके पूर्ण संख्याओं में आते हैं। पूर्ण संख्याओं में 0 सहित आपके धन पूर्णांक जो होते हैं उनका समूह जो होगा उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहेंगे। और जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं इनका दूसरा नाम होता है प्राकृतिक संख्याएं। इनका दूसरा नाम क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं। इन्हें हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ये 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाती हैं, 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाती हैं। इन्हें हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, लेकिन इनका दूसरा नाम होता है प्राकृतिक संख्याएं। इसी प्रकार से जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याओं में 0 और ऐड करने पर ये पूर्ण संख्याएं आपकी बन जाती हैं, जिन्हें हम होल नंबर कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं को n से डिफाइन किया जाता है और इंटीजर जो होते हैं पूर्णांक उन्हें i से डिफाइन किया जाता है, और पूर्ण संख्याएं जो होती हैं उन्हें w से डिनोट किया जाता है। अब बात आती है रियल नंबर की, वास्तविक संख्याओं की। अभी हमने बताया था आपको वास्तविक संख्याएं संख्या रेखा पर स्थित सभी रेखाएं आपकी वास्तविक होती हैं। जैसे यहाँ पे देखा आपने प्लस वाले पूर्णांक, यहाँ पे देखा माइनस वाले पूर्णांक। पूर्ण संख्याओं में 0 और प्लस वाले पूर्णांकों को देखा, लेकिन वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनमें -इन्फिनिटी से लगाकर +इन्फिनिटी तक की सभी संख्याएं आ जाती हैं। वास्तविक संख्याओं में -इन्फिनिटी से लगाकर +इन्फिनिटी तक की सभी संख्याएं आ जाती हैं। इसमें आपके अपूर्णांक जो होंगे वो भी आपके इसी में वास्तविक संख्याओं में मिलेंगे। जैसे पॉइंट वाले जो नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर जो होते हैं, वो भी आपके वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब हम कुछ नए संख्याओं के प्रकार देख लेते हैं। कुछ और संख्याओं के प्रकार होते हैं, जैसे यहाँ पे संख्याओं के कुछ नए प्रकार लिखे हैं। जैसे यौगिक या भाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं, रूढ़ या अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, सम संख्याएं कौन सी होती हैं, और आपकी विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। तो देखिए यौगिक या भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम ऐसी संख्याएं होती हैं यौगिक या भाज्य संख्याएं जो एक या तो स्वयं या तो एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी डिवाइड होती हैं, उन्हें हम कहते हैं यौगिक या भाज्य संख्या। भाज्य या यौगिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो स्वयं या एक के अलावा किसी तीसरे नंबर से डिवाइड होती हैं, विभाज्य होती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं यौगिक या भाज्य संख्याएं। जैसे आपका 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, ये आपकी डॉट 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 ये आपकी भाज्य या यौगिक संख्याएं होंगी। जैसे 6 है तो ये जो 6 है 6 और 1 के अलावा 3 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा। इसी प्रकार से 9 है, 9 जो है वो 9 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, लेकिन इसके अलावा यह आपका 3 से भी डिवाइड होगा। इस प्रकार की नंबर जो होते हैं वो आपके यौगिक या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगर नेक्स्ट हम देखते हैं रूढ़ या अभाज्य संख्याएं। रूढ़ या अभाज्य संख्याएं, जो संख्याएं भाज्य नहीं होंगी वो कैसी होंगी? रूढ़ या अभाज्य संख्याएं होंगी। तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो या तो वो स्वयं से कटेंगी या तो फिर 1 से डिवाइड होंगी, या तो 1 से या स्वयं से। इनके अलावा किसी तीसरी संख्या से यह संख्याएं डिविजिबल नहीं होती हैं। इन्हें हम कहते हैं रूढ़ या अभाज्य संख्याएं। रूढ़ या अभाज्य संख्याएं जैसे आपका 3 है, 2 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है।
इस प्रकार से डॉट 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 अनेक संख्याएं होती हैं जो केवल स्वयं और एक से डिवाइड होती हैं। ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं कहते हैं। यहीं पे बात आ जाती है एक नए नंबर की, जिसे हम कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो सह अभाज्य संख्याओं में किन्हीं दो ऐसे संख्याओं का युग्म ये होता है। सह अभाज्य संख्याएं किन्हीं दो ऐसी संख्याओं का युग्म होता है जिसमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जिसमें एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड ना हो। जैसे हम अगर इसे एग्जाम्पल से समझें तो 3 और 5 दो नंबर्स का ऐसा पेयर है जिसमें 3 और 5 में एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन नंबर आपका कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। जैसे 7 और 9 देख लें, 7 और 9 में भी कोई कॉमन फैक्टर आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे नंबर के पेयर जो होंगे वो आपकी सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, या इन्हें इंग्लिश में हम कहें को प्राइम नंबर कहे जाते हैं। ये कहे जाते हैं आपके को प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो उन्हें हम कहते हैं को प्राइम नंबर। अब देख लेते हैं सम संख्याएं लगभग सभी को मालूम होंगी। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से डिविजिबल होती हैं, जो 2 से विभाज्य होती हैं, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 डॉट। नेक्स्ट अगर हम देखें विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल होती हैं उन्हें सम संख्याएं या इवन नंबर कहा जाता है। ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं उन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? ऑड नंबर कहते हैं। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसी कोई संख्या बताइए, जो ऐसी एक छोटी से छोटी सम संख्या बताइए जो कि अभाज्य है, तो आपका आंसर होगा 2। आपका आंसर क्या होगा? 2। केवल और केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम है, और सम होने के साथ साथ ये क्या है? अभाज्य है। ये क्या है? आपकी अभाज्य है। और बाकी जितने भी नंबर सम होते हैं वो आपके सभी भाज्य होते हैं। वो आपके सभी कैसे होते हैं? भाज्य होते हैं। अब हम देखेंगे नंबर की या संख्या का अंकित मान और स्थानीय मान क्या होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे संख्या का अंकित मान को कहा जाता है फेस वैल्यू, और स्थानीय मान को कहा जाता है प्लेस वैल्यू। तो देखिए अंकित मान क्या होता है? किसी भी संख्या का अंकित मान उसका वही मान होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। जैसे अगर हम 7 का अंकित मान कहेंगे तो 7 का अंकित मान प्रत्येक संख्या में 7 ही रहता है। 7 का अंकित मान 7 ही रहता है। अगर किसी नंबर का अंकित मान आपसे पूछ लिया जाए तो वो खुद ही वो नंबर होता है, ना तो इसमें एक भी जीरो बढ़ेंगे, ना तो इसमें पॉइंट लगेगा। अगर हम 8 का, जैसे कोई नंबर लिखा है यहाँ पर 5, 7, 8, 6, 7, 6, 3, अगर इसमें कह रहा है 8 का अंकित मान बताइए, तो 8 का अंकित मान यहाँ पे क्या होगा? 8 ही रहेगा। वह स्वयं होता है अंकित मान किसी नंबर का, वह संख्या स्वयं ही होती है। अगर हम यहीं पे प्लेस वैल्यू देखें, स्थानीय मान देखें, तो स्थानीय मान अलग अलग हो जाते हैं प्रत्येक नंबर के प्रत्येक संख्या में।
किसी नंबर का स्थानीय मान जो होता है वो उसके संख्या में उसके स्थान विशेष की स्थिति के आधार पर बदलता रहता है। जैसे अगर हम यहाँ पे मान लें, और अंकित मान को वास्तविक मान भी कहा जाता है, अंकित मान को वास्तविक मान भी कहा जाता है। स्थानीय मान वो मान होता है जो प्रत्येक संख्या में उसके अंक के स्थान के आधार पर उसका मान बदलता रहता है। जैसे अगर कोई नंबर लिखा है 325, 325 में 3 का स्थानीय मान जो है क्या होगा, स्थानीय मान क्या होगा? अगर हम यहाँ पे देखें तो ये होता है आपका इकाई, ये होता है दहाई, ये होता है आपका सैकड़ा। तो 3 जो यहाँ पर है संख्या में किस स्थान पर है? सैकड़े के स्थान पर है। 3 किस स्थान पर है? सैकड़े के स्थान पर है। तो यहाँ पर इसका स्थानीय मान हो जाएगा 300। यहाँ पे 2 का अगर हम स्थानीय मान देखेंगे, 2 का स्थानीय मान देखेंगे तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 2 कहाँ पर है? दहाई पर है। तो 2 गुणे 10 करेंगे और ये हो जाएगा आपका 20। यहाँ पे 300 कैसे हुआ है? 300 ऐसे हुआ है क्योंकि 3 किस स्थान पर था इस संख्या में? सैकड़े पर था। और सैकड़े कितने का होता है? सैकड़ा 100 का। तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका हो जाएगा 300। इस प्रकार से हम लोग स्थानीय मान देखेंगे तो प्रत्येक नंबर का स्थानीय मान अलग अलग संख्याओं में अलग अलग हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसे दूसरी संख्या से समझें, जैसे यहाँ पे कोई नंबर लिखा है 8 3 5 4 9। यहाँ पे अगर हम 3 का स्थानीय मान देखेंगे तो 3 देखिए किस स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यहाँ पे 3 जो है वो 1000 के स्थान पर है, इसलिए 3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 की और 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 3000। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी संख्या कि कोई भी संख्या सबसे छोटी और सबसे बड़ी कितने नंबर की, जैसे अगर हमसे कहा जाएगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इस प्रकार की संख्याओं को हम देखेंगे कि n नंबर की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। तो जैसे अगर हमसे कहा जाए कि n अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये आप लोगों को पता भी होगा। n अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर कहा जाए तो n अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 99999 जो होंगे वो n बार होंगे। कितने बार होंगे? n बार होंगे। जितने अंकों की बड़ी कहा जाए उतने बार 9 लिख दिया जाता है, बस वही हमारी उतने अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर हमसे कहा जाए n अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या बताइए, तो n अंकों की सबसे छोटी संख्या बताने के लिए पहले तो हम 1 लिख लेंगे और 1 के साथ में n-1 बार 0 लिख देंगे, 1 - n बार 0 लगा देंगे। 1 के साथ में 1 लिख के जितने अंकों की संख्या कहा जाए उतने अंकों में से एक अंक कम करके उतने 0 लगा दो, तो वो हो जाएगी n अंकों की सबसे छोटी संख्या। जैसे यहाँ पे आपसे कहा जाए कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो 5 अंकों की सबसे छोटी बनाना है तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे और 5 में से एक घट जाएगा तो बचेंगे 4 बार 0 लगा देंगे, 4 बार 0 बना देंगे। यही हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। तो हमने देखा है n अंकों की सबसे बड़ी संख्या, n अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब हम लोग देखेंगे किसी भी संख्या की योज्य सर्वसमिका और योज्य प्रतिलोम। किसी भी संख्या की योज्य सर्वसमिका क्या होती है और योज्य प्रतिलोम उस संख्या का क्या होगा। तो देखिए योज्य सर्वसमिका क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे हम किसी संख्या में जोड़ दें तो हमें पुनः वही संख्या प्राप्त होगी,
अगर वो संख्या घटे बढ़े ना तो उस जोड़ने वाली संख्या को हम कहेंगे योज्य सर्वसमिका। योज्य सर्वसमिका जैसे अगर हम यहाँ पे जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ते हैं, अगर हम जीरो को किसी भी संख्या ए में जोड़ते हैं तो ये संख्या आपकी ए ही रहती है, ये संख्या आपकी ए ही रहती है। तो ऐसी संख्या जोड़ने पर, ऐसी संख्या जिसे जोड़ने पर किसी दूसरी संख्या में वही संख्या अगर हमें प्राप्त हो तो उस संख्या को हम क्या कहेंगे? योज्य प्रतिलोम, योज्य सर्वसमिका। इसे हम क्या कहेंगे? योज्य सर्वसमिका। जीरो एक क्या है? योज्य सर्वसमिका है, क्योंकि जीरो को जोड़ने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें योज्य प्रतिलोम क्या होती है, तो योज्य प्रतिलोम किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम ऐसी संख्या होती है जिसे हम जोड़ दें अगर उस संख्या में तो वो हमें योज्य सर्वसमिका दे दे। जैसे अगर कोई संख्या a है तो a का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? a का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो ऐसी संख्या जो a में हम जिसे जोड़ दें तो हमें ये दे दे योज्य सर्वसमिका। कहने का अर्थ है ऐसी संख्या जिसे हम a में जोड़ें तो वो हमें योगफल शून्य दिला दे, वो हमें योगफल शून्य दिला दे तो हम उस संख्या को कहेंगे a का योज्य प्रतिलोम है। जैसे अगर हम a में कोई संख्या b जोड़ते हैं और इसका योगफल अगर जीरो आ जाए, इसका योगफल अगर जीरो आ जाए तो b को a का योज्य प्रतिलोम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? b को a का योज्य प्रतिलोम कहा जाएगा। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है, वही संख्या होती है, केवल उसमें साइन चेंज कर दिए जाते हैं। जैसे अगर हम a का योज्य प्रतिलोम कहेंगे, यहाँ पे a का योज्य प्रतिलोम कहेंगे तो आपका माइनस a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस a। जैसे देखिए a में अगर हम माइनस a ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा a माइनस a इक्वल टू 0। ये हमें क्या दे रहा है? योज्य सर्वसमिका दे रहा है। इस प्रकार से हम कह देंगे कि a का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? माइनस a। अब a क्या है? a यहाँ पर कोई वेरिएबल है, कोई भी संख्या हो सकती है। a की जगह जैसे 5 है तो 5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -5। 10 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -10। 2 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -2। इस प्रकार से हम लोग जान जाएंगे कि योज्य सर्वसमिका क्या है और योज्य प्रतिलोम क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे गुणन सर्वसमिका और गुणक प्रतिलोम। गुणक सर्वसमिका और गुणक प्रतिलोम क्या होते हैं? तो गुणक सर्वसमिका ऐसी संख्या, जैसे किसी संख्या में अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 1 गुणे a या a गुणे 1 बराबर क्या होता है? a। तो हम 1 को क्या कहेंगे? 1 को क्या कहेंगे? गुणक सर्वसमिका। ऐसी संख्या जिससे किसी दूसरी संख्या में गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है तो उसे हम कहते हैं गुणक सर्वसमिका। जैसे 1 में हमने a से मल्टीप्लाई किया तो a ही हमें मिला तो 1 को हम कहेंगे गुणक सर्वसमिका। अब बात आती है गुणक प्रतिलोम की। गुणक प्रतिलोम क्या होते हैं? गुणक प्रतिलोम एक ऐसी संख्या होती है जिसे दूसरी संख्या में गुणा करने पर वह हमें 1 दे दे। क्या दे दे? 1 दे दे। जैसे अगर कोई संख्या a है, इसमें हम b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसका सलूशन हमें मिल रहा है 1, तो हम b को क्या कहेंगे? b को कहेंगे गुणक प्रतिलोम है। किसका? a का। b को हम a का गुणक प्रतिलोम कहेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो a का गुणक प्रतिलोम, a का गुणक प्रतिलोम होता है आपका 1/a। 1/a होता है, 1/a होता है। जैसे अगर कोई संख्या 5 है तो 5 का गुणक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 1/5। 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे योज्य प्रतिलोम और गुणक प्रतिलोम। तो अगर हमारा ये सेशन पसंद आया हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा,
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। आज से शुरू हो गया है आपके अपने चैनल विकास एजुकेशन वर्ल्ड पर मैथ्स का कंप्लीट बैच जो आपका बेसिक से हाई लेवल तक चलेगा। इसमें अभी अप्रोच और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो यहाँ पे थ्योरी पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है, बिना थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए कठिन हो जाता है। इसलिए पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, नए नए अप्रोच जो भी हैं, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा उसका बेसिक से और कॉन्सेप्ट से और ट्रिक से जो भी यहाँ पे बन पाएगा वो आपका सोल्यूशन करवाया जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें अपने। थैंक यू।